सीएम धामी की गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत। महिलाओं को हेली सेवा के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के निर्देश। बारिश आपदा को देखते दिए निर्देश। देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने ट्वीट कर अहिल्याबाई को दी श्रद्धांजलि। भारी भूस्खलन के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे हिंडोला खाल के पास दूसरे दिन भी रहा बंद। भूस्खलन के चलते कोटद्वार में फंसे यात्री। भारत को चीन सीमा को जोड़ने वाला चोरगाड नदी पर बना बैली ब्रिज टूटा। सेना और आईटीबीपी के जवान पेट्रोलिंग में हो रही है मुश्किलें। प्रदेश में हफ्ते भर में हुई 24% से भी अधिक बारिश। दून जिले में हुई सामान्य से 11% अधिक बारिश। सबसे अधिक बागेश्वर में 235.9 मिलीमीटर हुई बारिश। प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है। एमडी ने देहरादून समेत 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। अभी कुछ दिनों तक रहेंगे बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर कोटद्वार से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिक्षा विभाग की ओर से शहर में धूमधाम से स्कूल बैंड की धुन पर तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में भारत माता की जय के नारे गूंजे और छात्र छात्राओं ने देश की आन बान और शान को कायम रखने की शपथ ली। आर्य कन्या इंटर कॉलेज परिसर में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा शोभा यात्रा को रवाना किया। उन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर 15 विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षा अधिकारियों और लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सड़कों पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, सारे जहाज से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा जैसे अनेक नारों से लोगों में देशभक्ति का जज्बा भरा। हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा की है। हजारों बच्चे इस तिरंगा यात्रा में सब जगह आ रहे हैं। 23,000 स्कूलों में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और 15 तारीख तक सभी स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। देहरादून से है, जहां पर एसएसपी देहरादून ने बीते दिन पत्रकार वार्ता कर जमीन फर्जीवाड़े में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। आपको बता दें कि अग्रवाल और दीपचंद्र अग्रवाल को शिमला बाईपास से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त डालचंद को रेसकोर्स बन्नू स्कूल से गिरफ्तार किया गया। मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। आरोपी लकड़ी और कोयले का कारोबार करते थे। एक अंतर्राज्यीय गैंग इसमें इन्वॉल्व है और इसका जो सरगना है वो इमरान नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से ये वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इमरान के माध्यम से ही, इमरान बेसिकली बिजनौर का रहने वाला है और इसकी अच्छी जान पहचान जो है सहारनपुर में थी। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो टी स्टेट के लिए आवंटित थी उसका हेरा फेरी किया। इन्होंने लगभग जो है 19 हेक्टेयर ज़मीन के इसको 12.5 एकड़ को जोड़ करके फौज तरीके से रजिस्ट्री कापी तैयार करके और सब स्टार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्र ओखरडूंगा, डॉनपुरवा और गोरियादेव अमगढ़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य ने अतिवृष्टि से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि कोटाबाग की अमगढ़ी न्याय पंचायत आपदा से पूरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों की पूरी तरह से फसल नष्ट हुई है। आर्य ने विभागीय अधिकारियों से भी सभी विभागों का नुकसान कर आकलन करने के लिए कहा है। वहीं पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य ने बताया कि इस संबंध में शासन और मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। पूर्व विधायक संजीव आर्य ने प्रशासन से राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त सर्वे के बाद मुआवजा राशि ग्रामीणों को देने के लिए कहा है। राशन वगैरह की व्यवस्था बनवाई थी। अब ये लोग यहाँ आइए अपन रोलिंग आना ही हमारे घर में आपको दिखाई में बदला पड़ गया।
तुमको देखो। खबर रुद्रपुर के प्रीत विहार से, जहां मामूली से विवाद के बाद पड़ोसी ने युवक पर तलवार से हमला करके घायल कर दिया था। युवक ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। पुलिस ने नामजद हत्यारोपियों में 2 युवतियां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कात्याल ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि प्रीत विहार में किराए में रहने वाले युवक पर कास होने के बाद धारदार हथियार से हमला किया गया था। आगे उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी राजीव और उसकी 2 बहनों को गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के कार्यों का लोकार्पण किया है। राज्यपाल ने कहा है कि वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के जल को संरक्षित कर उसे पुनः उपयोग में लाया जाना बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि हम यहाँ सभी की जिम्मेदारी है कि पानी की बचत करें, जिससे आने वाले समय में पानी की दिक्कतें ना हो। राजभवन और आसपास के क्षेत्र में अधिक मात्रा में बारिश होती है और वह पानी बहकर चला जाता था। जल संरक्षण के लिए बनाए गए टैंक के निर्माण से अब उस पानी को स्टोर किया जा सकेगा। अत्यंत खुशी है कि राजभवन के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्ट का आज जो प्रोजेक्ट किया है 20 किलोलीटर का प्रोजेक्ट है और इससे सच्चे मायने में बारिश को भी, बारिश की ऋतु को भी, मानसून को और जल को, दोनों को एक सच्ची सेवा और कल्याण का कार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने के अंदर में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वाटर कंजर्वेशन का। जिस प्रकार भारत ने एक बेड़ा उठाया है हर घर में नल और जल, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम रेन वाटर को किस प्रकार से हार्वेस्ट करते हैं और इतनी क्वांटिटी में के अंदर में जो हम स्टोर करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब 1 से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर 1 से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्चे रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब 1 से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर 1 से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कि शासन के अधिकारियों के पास 1 ही वाहन होगा। जो वाहन उनके पास ज्यादा हैं, अधिकारियों को उन्हें वापस करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी का यह भी कहना है कि अनावश्यक फिजूल खर्ची को रोकना राज्य के लिए बेहद जरूरी है। सरकार को सभी का सहयोग चाहिए और सरकार का फोकस पाई पाई बचाने पर है, जिससे राज्य की आर्थिकी मजबूत हो सके। लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूँकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है।
तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए इसमें, चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त कदम उठाया है कि अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और ऐसे ही सभी जगह होनी चाहिए। चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इसमें भी रोक होनी चाहिए। ये कानून एक जैसा होना चाहिए। रोक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड पर अगले साल के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर राज्य के मौजूदा कुल बजट के आकार के बराबर हो जाएगा। सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68,844 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री फिजूल खर्चे के फैसले को रोकने की सराहना करते हुए फैसले को सख्ताई से लागू करने की भी मांग की है। सीएम धामी के इस निर्णय की बीजेपी विधायक ने भी सराहना की है। साथ ही मांग की गई है कि अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। मितव्ययता होनी चाहिए, जो राज्य का पैसा खर्च ना हो। बीच में ऐसे वीडियोस भी थे जिसमें कुत्ते घुमाने के लिए भी गाड़ी थी, सब्जी लाने के लिए अलग गाड़ी थी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य के हित में कुछ पैसा अगर खर्च किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फिजूल खर्चे को रोकने के कड़े फैसले की सराहना तो हो रही है, लेकिन देखना होगा धरातल पर ये फैसला कितना उतर पाता है। क्या अधिकारी सीएम के इस फैसले का पालन करेंगे? क्या अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए? क्या सरकारी कार्यक्रमों पर भी सरकार कमी लाएगी? स्पेशल डेस्क उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खनन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। यदि कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रयास किया जाए कि सभी चिन्हित खनन लॉट सुचारू रहे। इससे वैध तरीके से कार्य होंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने खनन विभाग के क्षेत्र में कार्य कर रहे जीएमबीएन, केएमबीएन एवं वन विकास निगम के सभी लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लॉट अभी सक्रिय नहीं है उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मार्च 2024 तक भू अभिलेखों मानचित्रों के डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में दर्ज संपूर्ण भूमि का सर्वे रीसर्वे करने का लक्ष्य रखा गया। इस वित्तीय वर्ष में मार्च जुलाई तक मुख्य देय की मद में 49.80 लाख एवं विविध देय में 6143.70 लाख की वसूली की गई है। देहरादून के मोहब्बेवाला में 2 ट्रकों की टक्कर में स्कूल सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे के दौरान एक ट्रक नाले में पलट गया, दूसरा ट्रक डिवाइडर तोड़कर कार से जा टकराया। इसके जिम्मे 5 वाहन आए। वहीं पुलिस के अनुसार मोहब्बेवाला चौक पर एक ट्रक ट्यूटर ले रहा था। इसी दौरान आशा रोड़ी की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यूटर्न ले रहा ट्रक नाले में जा गिरा, जबकि दूसरा ट्रक डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी ओर कार से जा टकराया। इस दौरान 4 दोपहिया वाहन भी चपेट में आ गए। इस हादसे में एक दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ से दून अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अभय कुमार पुत्र शिव पूजन निवासी गांधीग्राम के रूप में हुई है।
एसटीएफ ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को 537 ग्राम स्मैक के साथ उधम सिंह नगर से पकड़ा है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी 1 साल से एसटीएफ के रडार पर था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्मैक की बड़ी डीलिंग की जाती थी। जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो हमारी एएनटीएफ की टीम है वो जो नशे के बड़े सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। और उसी क्रम में हमारे को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एएनटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 537 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। ये नियर अभी पास्ट में हमारी सबसे बड़ी ड्रग्स की रिकवरी है और इससे पूछताछ की गई कि किससे लेकर आया था और उस व्यक्ति को भी मुलजिम बनाया गया है। आगे क्योंकि ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया है तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के वीर एवं वीरांगनाओं के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जिसके माध्यम से देश के शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान दिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी शहीदों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सके। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलौर नगर पालिका में भी कार्यक्रम आयोजित कर पंचपरण प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया। ये अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर यह अभियान कार्यक्रम 16 अगस्त तक किया जाएगा। अभियान के तहत मंगलौर कस्बे में नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद नगर पालिका कर्मचारियों के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर पौधे लगाएं और स्वच्छता अभियान भी चलाया। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद अली ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत पंचप्रण प्रतिज्ञा अभियान चलाया गया है। अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत इसमें 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें शपथ है, वृक्षारोपण है, वीरों को नमन है और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर झंडा का प्रोग्राम है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने सरकार पर डेंगू और आई फ्लू बीमारी को लेकर भी लापरवाह बने रहने का आरोप लगाया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदानी जिलों में बीते 1.5 महीने से आपदा आई हुई है। हरिद्वार में शहर से लेकर गांव तक जलभराव है, लेकिन सरकार के मंत्री कहीं भी आपदा पीड़ित के बीच नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ रूट पर भी व्यापक नुकसान हुआ है, इससे तीर्थ यात्रियों के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। बक्सर से लेकर के हरिद्वार शहर से लेकर के हरिद्वार उधम सिंह नगर भी इससे जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। पिछले 1.5 महीने से तबाही के इस मंजर में जनता की मदद में सिस्टम कहीं नजर नहीं आ रहा। पूरा हरिद्वार डूब गया जुलाई के महीने और ये मिड अगस्त आ गया। बक्सर से लेकर के हरिद्वार शहर से लेकर के गंगा जी के तटीय इलाके। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए आफत बनी हुई है, जिससे कि बाजपुर विधानसभा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मोहल्ला राजीव नगर है, जहां 3 दिन से लगातार घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को रहने तक का ठिकाना नहीं है। जहां लोगों को अपने घरों की छत पर तंबू बनाकर मासूम बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर है। साथ में प्रशासन आपदाग्रस्त क्षेत्र में भरपूर राहत पहुंचाने का काम करे। हालांकि अभी तक सैकड़ों लोग घरों में पानी आने से फंसे हुए हैं। राहत शिविर का भी इंतजाम किया गया है, लोगों को घरों घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। इस महीने देखा जा रहा है कि अगस्त महीने में जो हमारा लोड़ा नदी है, इसके दोनों तरफ विशेष तौर से चनापुर से लेके बाजपुर और यूपी की सीमा तक जो ये गुच्छ
सानी है, धनसारा है, चकरपुर है, बाजपुर है और बाजपुर के दो तीन मोहल्ले, इंदिरा कॉलोनी, राजीव नगर, बांकी नगर वगैरह में जल भराव हो गया है पानी अत्यधिक मात्रा में आने के कारण, और जिससे इन मोहल्लों में रहने वाले लोग काफी प्रभावित हैं और इनके घरों में पानी जाने से और जो बाजपुर शहर के में दुकानें हैं तो उसमें जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो व्यापारी जो है उनकी दुकानों में काफी अत्यधिक मात्रा में पानी कहीं कहीं 2 फीट, कहीं 2.5 फीट, कहीं 1.5 फीट जाने से नुकसान काफी हो गया है। 3 दिन से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश भले ही लोगों के लिए एक मुसीबत बनकर आई हो, लेकिन आई बाढ़ के बाद अब राजनीतिक व गैर राजनीतिक पार्टियां तथा जिला प्रशासन नींद से जाग गया है, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ में जुट गया है। ऐसे कुछ मैदानी क्षेत्र के उधम सिंह नगर में देखने को मिला, जहां पर जिला प्रशासन 1 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोया रहा और अब बाढ़ आने के बाद लोगों का दुख दर्द जानने बाढ़ क्षेत्रों में पहुंचा हुआ है। इसी के साथ ही बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी 10 कदम आगे निकले, क्योंकि अब से 10 वर्ष से अधिक समय यहां के विधायक हैं, लेकिन अब तक ये अभी गहरी नींद में सोते रहे। जिसके बाद जब मीडिया ने सवाल किया तब मीडिया के कैमरे के सामने से भागते नजर आए, जो कि मीडिया कैमरे में लाइव कैद हो गया। देखिए, पूरे जिले का परसों मैंने 2 दिन पहले शाम से स्थितियाँ जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र हैं वहाँ पानी बढ़ने लगा था, स्पेशली सितारगंज कटीमा क्षेत्र में, उसके बाद कुछ इच्छा में भी प्रभाव था, लेकिन बाजपुर क्षेत्र में भी अच्छा। और इसी बीच आपको दुमका से खबर बता देते हैं। दुमका से खबर, तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की हुई मौत। पथरिया गांव में तालाब में नहाने गए थे बच्चे, 4 बच्चों की मौत से परिजनों में शोक। सरैया हाट थाना क्षेत्र के पथरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुमका से खबर, तालाब में नहाने गए 4 बच्चे नदी में डूबे। चार बच्चों की मौत से परिजनों में शोक। सरैया हाट थाना क्षेत्र के पथरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुमका से खबर, जहां पर 4 बच्चे नहाने गए थे, नदी में डूबे, परिजनों में शोक की लहर। बड़ी खबर आपको हम दुमका से बता रहे हैं। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।